कोई आपको विकास पुरुष के नाम से बुलाता है, कोई आपको एक बुद्धिजीवी राजनेता के रूप में देखता है। और अगर बात ये करी जाए कि एक पढ़े लिखे राजनेता होने की, तो सिर्फ सीतापुर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अगर पढ़े लिखे नेताओं की, वेल क्वालिफाइड नेताओं की अगर गिनती हो तो उन टॉप 5 में आपका नाम जरूर शुमार होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं महान शिक्षाविद, उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री और विभिन्न संगठनों में, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार में भी बड़े बड़े पदों को आपने सुशोभित किया है और आज भी तमाम संगठनों में आप अपनी सेवा लगातार दे रहे हैं। एक शेर के माध्यम से मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा, जो आप अक्सर मंचों से ये शेर पढ़ते हुए देखे गए हैं। यह आपका ही शेर है, शायद अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है। हर रह गुजर पे शम्मा जलाना है मेरा काम, हर रह गुजर पे शम्मा जलाना है मेरा काम, तेवर हवा के क्या है मैं ये देखता नहीं। हमारे साथ है डॉक्टर अंबा रिजवी जी। डॉक्टर साहब, हमारे इस खास कार्यक्रम सम्मुख में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका कद इतना बड़ा है और आप बहुत बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन आपके साथ में जो जुड़े रहे तमाम लोग आज भी जुड़े हैं आपके साथ में। जैसे मैं ये कह लूँ कि हमारे घर का कोई ऐसा मेंबर, हमारे चाचा हो, हमारे ताऊ हो, जो आपसे जुड़े थे बहुत पहले एक ज़माने में, आज भी जुड़े हैं। जितना वो आपके बारे में जानते हैं शायद मैं उतना नहीं जानता कि आखिर डॉक्टर अंबा रिजवी साहब कौन है, कैसे हैं वो, किस तरह के व्यक्तित्व हैं, कितना बड़ा व्यक्तित्व है उनका। मैं चाहता हूं कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो आपके बारे में उतना जानकारी नहीं रखती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के जो कुछ महत्वपूर्ण पहलू रहे, आपका जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई कहाँ हुई, उसके बाद कैसे आप जो है राजनीति में आए, इस पर जो मोटे मोटे बिंदु हैं इस पर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आशीष जी, आपके शब्दों का, क्योंकि आपके परिवार से मेरा बहुत पुराना संबंध है और कोई राजनीतिक संबंध नहीं है बल्कि व्यक्तिगत संबंध है। सबसे पहले जो आपने शेर पढ़ा, मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन ये शेर मुझे दिलीप कुमार साहब ने सुनाया था। मैं महमूदाबाद में 1996 में चुनाव में आ रहा था, वो लखनऊ आए हुए थे, तो कहीं पर दोपहर का खाना था, तो मैं जल्दी में मैंने कहा कि मुझे जाना है। तो दिलीप कुमार साहब से कहा अगर मौका हो तो आप महमूदाबाद चलें। कहले मैं शाम की फ़्लाइट से वापस जा रहा हूँ, लेकिन एक शेर आपको लिख के दे रहा हूँ। तो वो उन्हीं के हाथ का एक कार्ड पर उन्होंने ये शेर लिखा था कि हर रह गुज़र पे शमा जलाना है मेरा काम, तेवर हैं क्या हवा के ये मैं देखता नहीं। और वो शेर बहुत काम आया। वो चुनाव में बहुत हम भारी बहुमत से कामयाब हुए। रमेश वाजपेयी जी और ये कृष्ण जी हमारे जो ऑयल का काम करते हैं, ये सब लोग हमारे साथ थे और बहुत ही अच्छी कामयाबी मिली थी। दूसरी बात आपने कही कि कुछ अपने बारे में बताइए, तो बड़ा मुश्किल होता है आदमी का कुछ अपने बारे में बताना। वैसे मुझे जिस बात पे गर्व है वो बातें ज़रूर मैं बताऊंगा। मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं महमूदाबाद में पैदा हुआ, इस धरती पर पैदा हुआ, और इस बात पे गर्व है मुझे कि मैं यहाँ की कच्ची सड़कों पर और यहाँ के धूल भरे रास्तों पर मुझे चलने का सौभाग्य मिला। यहाँ कॉल्विन स्कूल था उस वक्त, और कोई संस्था नहीं थी। कॉल्विन स्कूल 1872 में राजा साहब जो मौजूदा हैं, इनके दादा ने, जिनका नाम अमीर हसन खां साहब था, उन्होंने बनवाया था। उसकी आज हालत बहुत ख़राब है और देख के बहुत अफसोस होता है, क्योंकि मैंने अपना शिक्षा मंत्रित्व काल में कई मरतबा कोशिश की कि मैं इसमें कुछ
कॉमर्स के क्लासेस और कुछ और क्लासेस खोलूं, लेकिन किसी वजह से ये संभव नहीं हो सका। तो महमूदाबाद में सिर्फ एक ही स्कूल था 10वीं तक के, जिसमें हम लोग पढ़ते थे। यहाँ हमारे एक स्कूल क्या था, एक परिवार था। यहाँ हमारे दोस्त कुंदन, सुरेश, बहुत से लोग अपने घरों पे, हम उनके घरों पे हम जाते थे, वो हमारे घरों पे आते थे, और सारे त्यौहार, चाहे वो ईद का हो, चाहे दिवाली का हो, चाहे होली हो, चाहे मुहर्रम हो, सब लोग मिलजुल के मनाते थे। महमूदाबाद में एक बड़ी बात यह है कि अभी तक के, आज तक के कोई यहाँ के ऊपर सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। जी जी। कोई हिंदू मुसलमान दंगा यहाँ महमूदाबाद में नहीं हुआ। और तो हुआ, ताज़िएदार और गैर ताज़िएदारों में दंगा हुआ, लेकिन हिंदू मुसलमान में कभी कोई दंगा नहीं हुआ। यहाँ के सब लोग, अगर कोई मर गया है तो लोग शमशान घाट जाते हैं, कोई मर गया है मुसलमान तो लोग कब्रिस्तान जाते हैं। तो मुझे 14 साल की उम्र में मैं लखनऊ जाना पड़ा। घर में काफ़ी बड़ा टेंशन था कि मुझे लखनऊ भेजा जाए या न भेजा जाए। यहाँ इंटरमीडिएट नहीं था, यहाँ सेंटर भी नहीं था बोर्ड का इम्तिहान देने का। उसके लिए या तो आपको बिस्वा जाना पड़ता था या सीतापुर। मैं 14 साल की उम्र में मैं लखनऊ गया, वहाँ मैंने इंटरमीडिएट किया। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि घर से बाहर रहकर छात्रों को कितनी तकलीफ़ होती है। मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि सड़कों पर जब पानी भरा होता है और कीचड़ होता है तो लोगों को कितना, उससे निकलना जो है वो कितना मुश्किल होता है। तो उसी वक्त से मैंने सोचा था कि अगर कभी मौका मिला तो महमूदाबाद में एजुकेशन की सुविधा जो है उसको करेंगे, बढ़ाएंगे। यहाँ सेंटर बने, ये इंटरमीडिएट कॉलेज हो, यहाँ बीए हो, बीएससी हो, और साथ ही साथ यहाँ की सड़कें बने। यहाँ न बिजली थी न कुछ थी। शाम होते ही सड़कों पर सियार घुमा करते थे यहाँ, यानी अब तो आसपास नहीं सियार आते, यहाँ पर सड़कों पर सियार घूमते थे। चिकमंडी चौराहा जो है, यहाँ पर सियार आके बोला करते थे। तो ये हालत थी। तो उस वक्त से ये ख्याल हुआ। फिर मैंने लखनऊ में अपनी जो शिक्षा थी उसको पूरा किया। उसके बाद मैं पहले एयरफोर्स में गया। फिर हमारी माता जी की पायलट ऑफिसर की हैसियत से, माता जी की बीमारी की वजह से मुझे एयरफोर्स छोड़कर फिर शिक्षा में आया और मैंने अंग्रेज़ी पढ़ाना शुरू की एक लेक्चरर की हैसियत से। जब मैं 1965 में जब मैं शिया कॉलेज में अंग्रेज़ी विभाग का अध्यक्ष था, तो जो हमारे अध्यक्ष थे मैनेजिंग कमेटी के, अली ज़हीर साहब, वो उस वक्त मिनिस्टर न्याय मंत्री हुआ करते थे। बहुत पुराने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। जस्टिस वज़ीर हसन जो पहले चीफ जस्टिस थे हिंदुस्तानी हाई कोर्ट के, उनके बेटे थे। वो मुझे ले गए, कहने लगे दिल्ली जा रहा हूँ, चलो। वहाँ पर 19 नवंबर को जो है वो इंदिरा जी का जन्मदिन था उनका। चलो, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी 67 में, इस 67 की बात है, 67। तो 67 में मैं उनके साथ गया तो मुझसे उन्होंने उनसे इंट्रोडक्शन कराया कि ये हमारे कॉलेज में इंग्लिश के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे टीचर तो लगते नहीं, ये तो स्टूडेंट लगते हैं। मुझे देख के इंदिरा जी ने कहा। फिर कहने लगी तुम पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ जाते? तो मैंने कहा पॉलिटिक्स में मैं आने को तैयार हूँ अगर आप मुझे मेंबर बनाएं। तो उनका नहीं, ठीक है तुम कल आना, कल मैं तुम्हें मेंबर बना लूँगा। खैर वो मैं मेंबर बन गया। लंबी चौड़ी कहानी है ये, इसमें कहाँ तक वक्त आपको लिया जाए। 1 रुपये की कह लेंगे, 1 रुपया लेते आना तुम। दूसरे दिन मैं गया नंबर 1 अकबर रोड पर और वहाँ उन्होंने मुझे दस्तखत करके रसीद 1 रुपये की दे दी और रुपया लेकर उनके जो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी थे सिकरी साहब, उससे कहा कि इसको इसमें नत्थी कर लो और AICC भेज देना। इस तरह से मैं कांग्रेस में आ गया। फिर 67 के बाद 68 में
मैं यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हो गया महमूदाबाद का। 70 में मैं ज़िला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हुआ। 74 में चन्नू बाबू यहाँ से एमएलए थे और वो चले गए थे गुप्ता जी के साथ, जो गुप्ता जी का ग्रुप था। और कुछ लोग, राजेंद्र गुप्त जी, नहीं राजेंद्र गुप्ता, चंद्रभान गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी तो बीजेपी में थे, जनसंघ में थे उस वक्त। तो दो ग्रुप हो गए कांग्रेस के अंदर। एक तो जो था वो था जो संजीवा रेड्डी के साथ था, जिसके चीफ यहाँ पर चंद्रभान गुप्ता जी थे, और एक इंदिरा जी के साथ था जिसके चीफ जो थे वो कमलापति त्रिपाठी जी थे। तो मैं ज़िला कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट था। मैंने 8 सीटों के नाम जो थे वो करके और हाईकमांड को भेज दिए। जब फैसला हो रहा था पार्लियामेंट्री बोर्ड का, तो डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया जो उस वक्त महाराष्ट्र में बहुत इम्पोर्टेंट मिनिस्टर थे और मेंबर थे पार्लियामेंट्री बोर्ड के, वो आए और उन्होंने कहा कि मुबारक हो तुम्हें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तुम्हारा नाम महमूदाबाद के लिए प्रपोज किया है। अच्छा। तो कहा है कि इनको कर दिया जाए। फिर थोड़ी देर के बाद दत्त उनके सिक्योरिटी ऑफिसर थे, वो आए और कह लगे रिजवी साहब आपको पीएम याद कर रही हैं। मैं गया, कह लें तुम्हें चुनाव लौटा है। तो मैंने कहा कि मैं लड़ूंगा चुनाव, लेकिन एक शर्त है। कहने लगी क्या? मैंने कहा मेरे चुनाव में आप आइए तब मैं चुनाव लड़ूंगा। कह लें मैं एमएलए के चुनाव में रुपये नहीं जाती हूँ। तुमको मालूम है कि मैं एमएलए के चुनाव में कन्वेंसिंग के लिए नहीं जाती हूँ। तो मैंने कहा अगर नहीं जाती हैं आप तो आप मेरी जगह पर किसी दूसरे को वो कर दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मुझे देखा, कहने नाउ यू गेट आउट, ये कहा नाउ यू गेट आउट। तो मैं चला आया। मैं सब तो मुस्कुरा के कहा नाउ यू गेट आउट। मैं समझ गया कि मेरा टिकट अब ये रिप्लेस नहीं करेंगे। यहाँ आ गया चुनाव की, मेरे पास कुल 1,500 रुपये थे। कुछ सामान खरीदा, कुछ ये किया और यहाँ के मैं चुनाव में लगा। थोड़े दिनों के बाद मेरे पास यशपाल कपूर साहब का फ़ोन आया कि प्राइम मिनिस्टर आपके क्षेत्र में आ रही है, और मुझसे कहने लगी ये पहली बार वो किसी एमएलए के चुनाव क्षेत्र में जा रही है। तो पहली बार वो किसी एमएलए के चुनाव में गई थी और पहली बार महमूदाबाद में प्राइम मिनिस्टर आई थी। यहाँ पर 16 फरवरी 1974 वो लक्ष्मीवाड़ा ग्राउंड पर जहाँ पे स्टेडियम बना है वहाँ पर वो आई। चुनाव हो गया, उसके बाद मैं जीत भी गया। फिर मुझे टेलीफोन आया बहुगुणा जी का कि तुम मेरे पास आ जाओ। बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे। मैं गया उनके पास, कहने मैं तुम्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं तुम्हें मिनिस्टर बना रहा हूँ। मैं उस वक्त कॉलेज का प्रिंसिपल था, शिया कॉलेज का। मैं समझा मुझे स्टेट मिनिस्टर बनाएं, क्योंकि उस वक्त डिप्टी मिनिस्टर बनना मुश्किल होता था। डिप्टी मिनिस्टर होता, पहले पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होता था, फिर डिप्टी मिनिस्टर होता था, फिर स्टेट मिनिस्टर होता था और फिर चौथा दर्जा कैबिनेट मिनिस्टर का था। तो उन्होंने पहले आदमी को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया जाता था। तो उसके बाद उन्होंने कहा तुम्हें मैं पार्लियामेंट्री स्टेट मिनिस्टर वो कैबिनेट मिनिस्टर बना रहा हूँ। तो उस वक्त पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट एक था, यानी उसमें टेक्निकल भी था, उसमें हायर एजुकेशन भी थी, उसमें प्राइमरी भी थी और उसमें सारा टेक्निकल सब सारे एजुकेशन था उसमें। इस तरह से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे पास आ गया। 1975 में 22 जनवरी 1976 को वो नारायण दत्त तिवारी जी चीफ मिनिस्टर बन गए। उसके बाद वो कहीं उनको दौरे पे 2 महीने के लिए लगाई गई थी ड्यूटी। उस बीच में मुझे यहाँ का एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तिवारी जी चाहते थे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न, कोई प्राविधान डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नहीं है। भारत के संविधान में कोई भी प्राविधान जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नहीं है। तो कानून एलान ने कहा कि आप इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते। आज भी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं, वो कानून, वो संविधान के अंदर उसका कोई प्राविधान नहीं है, और इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये गलत हो रहा है। संविधान के अनुसार
काम नहीं हो रहा है। जो संविधान में जो चीज़ है ही नहीं, वो ओहदा कैसे आप बना सकते हैं। तो उसके बाद फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की गवर्नमेंट आई, फिर मुझे वो भी चुनाव लड़ने तिंदवारी चले गए, फिर मुझे एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। इस तरह से मैं 5 बार पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर रहा, 2 बार एक्टिंग चीफ मिनिस्टर रहा, 5 बार चीफ विप रहा पार्टी का, डिप्टी स्पीकर रहा, लीडर ऑफ अपोजिशन रहा। तो ये सब रहा, इस तरह से बोलता रहा। बहुत लंबी कहानी कहाँ तक सुनिए। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो कुछ भी आप, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपकी पहचान बनी, जो आपका व्यक्तित्व इतना विशाल आज लोगों के सामने दिखता है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी से मोह भंग का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने और सबसे पहले इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, राजीव गांधी ने, इन लोगों ने, इंदिरा जी तो मुझे कांग्रेस में लाई, 50 साल मेरे कांग्रेस में गुजारे। और मैं आज कांग्रेस की कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसमें खराबी थी तो मैं 50 साल रहा क्यों। और जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की और 6 नंबर जो ऑफिस है सेंट्रल बीजेपी का, नड्डा साहब भी थे दिल्ली में, और एसपी सिंह थे, और बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो उन्होंने यही प्रश्न मुझसे किया कि आप ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी। तो मैंने कहा कि आप अपने प्रश्न को थोड़ा सा बदल लीजिए, आप ये पूछिए मुझसे कि आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन की, उसको कंस्ट्रक्टिव बना, रचनात्मक बना लीजिए। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी में बुराइयां थी तो मैं 50 साल रुका क्यों। और जो आपने ये बात कही कि जो आज मैं हूँ और जो मेरा पॉलिटिकल करियर है और जो मैंने जो कुछ हासिल किया है, उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। तो कांग्रेस पार्टी ही का योगदान है, मतलब इसमें ये कहना कि कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी है और इस वक्त हम कांग्रेस पार्टी के बाहर हैं, तो ये बड़ी निचली बात होगी। कांग्रेस पार्टी जो है वो, उसने मुझे बहुत कुछ दिया और उसने मुझे इज्जत के साथ राजनीति में रहना सिखाया। कांग्रेस पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो उसके साथ साथ आपने भी उसको बहुत कुछ दिया है, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे कांग्रेस पार्टी से कोई शिकायत नहीं। शिकायत जो है वो ये है कि राजीव गांधी जी के बाद कांग्रेस के अंदर जो लोग कांग्रेस के बहुत सीनियर लोग थे या जो इंदिरा जी के करीब रहे थे, उनको धीरे धीरे करके साइडलाइन किया जाने लगा और ज़िले को और निजी इकाइयों को बिल्कुल ही इग्नोर किया जाने लगा। सारे फैसले जो थे, जैसे महमूदाबाद के बारे में फ़ैसला लेना है, तो वो फैसला बजाय सीतापुर में होने के या लखनऊ में होने के, वो दिल्ली में होने लगा। महमूदाबाद में टिकट एक मरता एक ऐसे शख्स को दे दिया गया जिसका महमूदा गाजीपुर का कोई साहब थे जो उससे ताल्लुक़ ही नहीं था। उनको 2800 वोट मिले एमएलए में। अब बताइए, 2800 वोट तो इसमें चेयरमैनी में लोगों को मिलते हैं। तो उसके बाद मेरी मुलाकात 17 अक्टूबर को 1917 में नरेंद्र जी से हुई, नरेंद्र मोदी जी से। और नरेंद्र मोदी जी से बात करने के बाद मुझे इस बात का आभास हुआ कि इस वक्त अगर देश को कोई आगे ले जा सकता है, देश में कोई परिवर्तन ला सकता है या क्रांति ला सकता है, तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है और दूसरा कोई व्यक्ति है नहीं। कांग्रेस जहाज़ बहुत अच्छा हो, गाड़ी जो है वो रोल्स रॉयस हो और बहुत अच्छा सदन हो, मकान हो शिक्षा का, अगर अच्छा जहाज़ चलाने वाला नहीं है तो वो बेकार है। अगर अच्छा ड्राइवर नहीं है तो वो इतनी कीमती गाड़ी बेकार है। अगर अच्छा स्टाफ और प्रिंसिपल नहीं है तो वो संस्था बेकार है। तो कांग्रेस पार्टी की ट्रेजेडी जो ये है
कि कांग्रेस पार्टी के पास अब जो लीडर हैं वो लीडर ज़मीन से अधिकांश लोग, कुछ हैं, मतलब ऐसे नहीं कि सबकी बात है, लेकिन अधिकांश लोग जो हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं। और जब ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी नहीं होता तो उसे ज़मीन की जो समस्याएं हैं उसका पता नहीं चलता और वो ये नहीं अंदाज़ा लगाता। अब कांग्रेस के अंदर उन लोगों का बोलबाला हो गया था कि जो लोग मुस्तकिल तौर से दिल्ली में रहते थे। हमने कहा भी, हमने लीडरशिप से कहा भी, नाम लेने से क्या फ़ायदा, कि ये बताइए कि ये लोग 24 घंटे में 14 घंटे जो हैं एआईसीसी में चक्कर लगाते हैं, महीने में 30 दिन में 24 दिन जो है ये लखनऊ में रहते, दिल्ली में रहते हैं, तो ये अपने क्षेत्र में क्या करते हैं? तो इन लोगों की बात आप मानते हैं। फिर वहाँ पर एक ऐसा भी क्लास आ गया जो मुसलमानों को, जो मुस्लिम लीडरशिप थी वो स्टेट के मुसलमानों को आगे नहीं ले जाना चाहता था। वो चाहता था हम लोग अपने मोनोपोली किए रहें। तो ये सब बातें देख के और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी से जो बात हुई मेरी, और मैंने ये महसूस किया कि यह आदमी जो है वर्कर की कितनी प्रॉब्लम्स को जानता है। मुझे 15 मिनट का वक्त था, वो 45 मिनट मेरा उनका पहला इंटरव्यू था, पहली बात हुई 45 मिनट में उन्होंने, उनसे जो बात हुई तो ये लगा कि यह आदमी जो है, यही आदमी इस वक्त इस देश को आगे ले जा सकता है। और आज मैं जो बीजेपी में हूँ वो नरेंद्र मोदी जी की का जो 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 उनकी पर्सनैलिटी थी, उनका व्यक्तित्व था, जो उनसे बात करके मैं प्रभावित हुआ था। उसके बाद दूसरी बात से मैं प्रभावित ये हुआ कि मैं जब चला आया वहाँ से नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से, तो मेरे पास 3-4-5 दिन के बाद मुख्तार अब्बास नकवी का फ़ोन आया। वो कैबिनेट में थे और अल्पसंख्यक मामलों के वजीर थे, मुख्तार अब्बास नकवी। और उनका पीएम ने पूछा है आपको वो हज डेलीगेशन का लीडर बना के भेजना चाहते हैं, उसमें 2 लाख आदमी हज करने जाते हैं, एक उसका लीडर होता है और लीडर वुमन कैबिनेट मिनिस्टर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का या कोई पार्टी का बहुत बड़ा लीडर। तो उन्होंने पूछा है कि अगर वो आपको बना के भेजे तो आपको कोई शिकायत तो नहीं होगी? तो मैंने कहा शिकायत का है कि कहेंगे आप कांग्रेस पार्टी में हैं और कांग्रेस में तो आपकी पोजीशन एम्बैरस नहीं होगी। तो मैंने कहा कि मुझे तो नहीं लगता, लेकिन उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप पूछ लें। तो मुझे उनकी शराफत के ऊपर ये हुआ कि देखिए मुझे भेज रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये ख्याल है कि वो मुझसे पूछ लें। जब मेरा नाम आया तो बहुत लोगों ने तरह तरह की बातें की, बीजेपी के लोगों ने बातें की कि अम्मा रिजवी साहब कांग्रेस में उनको भेजा जा रहा है। किसी ने प्राइम मिनिस्टर से कहा, नरेंद्र मोदी जी से, कि अम्मा रिजवी तो बीजेपी कांग्रेस में हैं, उनको आप हज गुडविल डेलीगेशन का लीडर बना के भेज रहे हैं। तो कहने क्या हुआ, जब अटल जी यहाँ राज्यसभा उसमें लोकसभा में थे और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो यूनाइटेड नेशंस का भारत का नेतृत्व जो करने के लिए टीम गई थी, उसका लीडर उन्होंने अटल बिहारी जी को बनाया था। और अटल जी बीजेपी में थे, कांग्रेस में नहीं थे। ये तो कोई नई बात मैंने नहीं की है, तो हो चुका है। तो बस फिर खामोश हो गए सब। तो ये रहा। मैंने चुनाव में, जब अटल जी 2004 में चुनाव लड़ रहे थे, तो मैंने अटल जी का साथ दिया था। और उस वक्त राम जेठमलानी जो थे, वो पहले अखिलेश दास को टिकट हो रहा था, हम लोग चाहते थे अखिलेश दास को, बाद में टिकट काट के उनका राम जेठमलानी को दे दिया गया। राम जेठमलानी ने कहा मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, कांग्रेस से नहीं लड़ूंगा, कांग्रेस हमें सपोर्ट करेगा। हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हर कांग्रेसी का फ़र्ज़ है कि राम जेठमलानी की मुखालफत करे, विरोध करे। और विरोध करे इस वजह से क्योंकि ये कांग्रेस के सिंबल पे नहीं लड़ रहे हैं, और इन्होंने शाह कमीशन में इंदिरा गांधी का विरोध किया था, इन्होंने बाद में राजीव गांधी का विरोध किया, तो ये हमेशा से कांग्रेस का विरोध करते आए। तो और अटल जी ने लखनऊ को बहुत कुछ दिया, और अटल जी के ऐसा लीडर कोई हिंदुस्तान में नहीं है। तो हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अटल जी को सपोर्ट करें। जब ये खबर और प्रेस कॉन्फ्रेंस का सब पता चला, तो मुझे सोनिया जी से बात हुई और उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं वही कर रहा हूँ जो एक मरतबा इंदिरा जी ने क्या कहने क्या? मैंने कहा जब संजीवा रेड्डी का और वीवी गिरी का चुनाव हो रहा था, तो
ऑफिशियल कैंडिडेट थे संजीवा रेड्डी, और इंदिरा जी ने सपोर्ट किया था वीवी गिरी को, और कांग्रेस वालों का था वोट अकॉर्डिंग टू योर कॉन्शियंस, जो तुम्हारा वो कहे उसको करो। तो हम कांग्रेसियों से कह रहे हैं कि वोट अकॉर्डिंग टू योर कॉन्शियंस, वो उसको वोट देंगे कि जिसने इंदिरा जी को दुर्गा कहा, और या उसको वोट देंगे जो इंदिरा जी को उसने क्रिमिनल और तमाम सब उनकी सीट खत्म कराने की बात कही। तो अटल जी को हम वोट देंगे और उनकी सपोर्ट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा वो हुआ। जब प्राइम मिनिस्टर को मालूम हुआ, प्रमोद महाजन उस वक्त इलेक्शन इंचार्ज थे, उन्होंने अटल जी को सब बताया। तो एक दिन प्रमोद महाजन मेरे घर पे आए, कहने लगे कि रिजवी साहब पीएम ने कहा है कि पीएम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा जब उनका हुक्म हो मैं आ जाऊँगा। कहने लगे कब जा रहे हैं दिल्ली? मैंने कहा मेरी वाइफ और मेरा लड़का जा रहा है बाहर विदेश, तो मैं परसों दिल्ली जाऊँगा। तो कहने देखिए मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट डे मेरा अपॉइंटमेंट हो गया 11 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस। जब मैं गया तो एक तरफ अटल जी बैठे हुए थे, कुर्सी खाली थी, उनके दाहिनी तरफ आडवाणी साहब बैठे हुए थे, बाईं तरफ वेंकैया जी बैठे हुए थे। वेंकैया जी उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे। वो अपने बराबर मुझे अटल जी ने बिठाला, कहने लगे आइए रिजवी जी, रिजवी साहब आइए बैठिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मेरी मदद की। मैंने कहा आपको धन्यवाद बुला के आपके साथ एक प्याली चाय पी जाए। तो मैंने कहा पंडित जी को मैं जानता था बहुत पहले से, उनसे कई जगह पे हमारा उनका साथ रहा। तो आडवाणी जी ने मुझसे कहा, वेंकैया जी भी मौजूद हैं, आडवाणी जी भी मौजूद हैं इत्तेफाक से। तो आडवाणी जी ने कहा रिजवी जी आप बीजेपी में आ जाइए, आप की वैल्यू को ये लोग पहचान नहीं सके। तो मैंने कहा मैं तो पंडित जी के साथ हूँ, पंडित जी जब कहेंगे तो मैं आ जाऊँगा। अगर मैं पंडित जी के साथ ना होता तो पंडित जी को मैं सपोर्ट क्यों करता? तो कल ही ने हाँ जो तो किया है आपने, लेकिन ऑफिशियली आप आ जाइए। तो मैंने कहा जब पंडित जी कहेंगे तब मैं आ जाऊँगा। इतने में टीवी ने दिल्ली में सारा पट्टी लगा दी, अम्मा रिजवी ज्वाइंस बीजेपी। 10 नंबर से मेरे पास फ़ोन आया जॉर्ज का कि मैडम पूछे, मैडम का मतलब मैडम सोनिया गांधी, हैव यू जॉइन बीजेपी? मैंने कहा नो आई हैव नॉट जॉइन बीजेपी, आई हैव मेट द प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला हूँ, मैंने बीजेपी तो नहीं ज्वाइन की है। तो कह लगे कि टीवी पे आ रहा है। तो मैंने कहा टीवी वालों से पूछिए, मुझसे क्यों पूछा है? मेरा स्टेटमेंट ये है कि आई हैव नॉट जॉइन बीजेपी। तो ये हुआ। तो इस तरह से हमारा जो था वो संबंध जो था वो बीजेपी से बराबर, मतलब अटल जी से तो बहुत पहले से था, क्योंकि अटल जी जगदीश चंद्र दीक्षित जो हमारे एमपी थे उनके फूफा थे, जो यहाँ के एमपी थे जी उनके फूफा थे। तो इस वजह से हमारा उनका जो था वो कई मरतबा अटल जी का हमारा लंदन जाने में हवाई जहाज़ में साथ रहा, कई मरतबा दिल्ली में, और जब वो बीमार हुए तो मैं बराबर जाता था उनको देखने के लिए। तो इस तरह से बीजेपी में जो मैं आया तो बीजेपी में कांग्रेस की बुराई या उसको वो करके नहीं आया हूँ। कांग्रेस की लीडरशिप जो थी, जो हमारी थी, उसने हमें बहुत सपोर्ट किया। जो हम आए हैं तो जो अच्छाइयाँ जो अब यहाँ मुझे बीजेपी में 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एक तो ये कि कांग्रेस के अंदर ये था कि अगर कोई भी नेता आता था तो सारे लोगों को हाजिरी देना पड़ती थी। सब सीतापुर चलिए, दिल्ली लखनऊ चलिए, यहाँ वही लोग बुलाए जाते जिनका काम है, सब नहीं बुलाए जाते, सबका टाइम नहीं वेस्ट किया जाता। फिर आपको एक स्पेसिफिक काम दे दिया जाता है कि ये काम कीजिए, आप काम करके दीजिए, बस आप खत्म। दूसरी बात यह है कि यहाँ वर्कर की बहुत इज्जत है और वर्कर को काम दिया जाता है। ये नहीं है कि वर्कर जो है हम कार्यकर्ता हैं। सबसे आसान लफ्ज़ ये है कि हम नेता हैं, हम कार्यकर्ता हैं। कुमार साहब यहाँ पे मैं एक सेकंड के लिए रोकूंगा आपको। मैंने सुना है ऐसा कि अम्मार साहब ऐसी शख्सियत हैं कि किसी ज़माने में जब वो मंत्री हुआ करते थे तो ऐसा बताते हैं कि अम्मार साहब का ये रूल था कि वो अपने एक एक कार्यकर्ता से पूछते थे कि भाई आपने खाना खा लिया, आपने खाना खा लिया या आपने खाना खा लिया। और जब वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते थे कि हाँ भाई हमारे कार्यकर्ताओं ने खाना खा लिया है, उसके बाद ही वो खाना खाते थे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए वो तो आज भी है। आज भी वैसे जो हमारे कार्यकर्ता नहीं, जो हमारे साथ है सब लोग, चाहे ड्राइवर हो वो भी हमारे साथ है, जो गनर है, जो लोग हैं, जब खाने के बराबर अक्सर तो हम अपने साथ खाना खिलाते थे।
लेकिन सबसे पहले हम ये ज़रूर करते थे कि जब डाक बंगले में भी या सर्किट हाउस में भी जाता था, एक तो हर सर्किट हाउस में हमारा मैसेज जाता था जब हम जाते थे कि खाना वेजिटेरियन होगा, जी क्योंकि लोग सोचते थे हमारे रेजिडेंट के लिए मुर्गा लाओ, इनके लिए बकरा काटो और ये काटो वो काटो। तो ये था कि वेजिटेरियन लिख के जाता था कि एक दाल, एक सब्जी और चावल और रोटी, ये मेन्यू जाता था पूरा कि ये हमारा खाना होगा, दाल सब्जी चावल रोटी, और होता था नो नॉन वेजिटेरियन डिश के जाता था। तो पहले ये चला जाता था, फिर हमारे जितने लोग होते थे वो जाते थे कि इतने खाने जो हैं वो होंगे। जैसे हमारे साथ 10 लोग हुए तो लिखा जाता 10 डाइट्स, कि उन लोगों को खाना जो है ये ना हो कि साहब इतने आ गए हैं, तो अगर 10 का है तो 2-3 ज़्यादा ही बढ़ा के दिया जाता था, ये होता था, तो सबको खाना मिल जाता था। दूसरी बात, हमारा ये जो हमने जितने भी सर्किट हाउस और डाक बंगले बनवाए उस ज़माने में, उसमें यूपी भवन भी बनवाया हमने, उसके अंदर भी प्रोविजन रखा, यूपी सदन में भी रखा कि हमारे साथ क्या है, हमारे साथ स्टाफ का जो है जितना लोग है उनके भी ठहरने का वो होना चाहिए। हम तो आके अपने कमरे में रुक गए और बेचारा घूम रहा है, जो हमारे साथ अर्दली है, जो हमारे साथ गनर है, जो ड्राइवर है, ना तो उसको कहीं बैठने की जगह है, ना उसको कहीं लेटने की जगह है। गाड़ी है एक, उस गाड़ी के अंदर कै लोग बैठ जाएंगे, कितनी देर बैठे रहेंगे। आप 3 दिन रुक रहे हैं तो 3 दिन का क्या होगा। तो हमने कहा कि जो भी मिनिस्टर या जो भी जाए वीआईपी, सबसे पहले उसका स्टाफ जो है उसका अकोमोडेशन किया जाए, ये कंपलसरी हमने किया। बड़ी बड़ी डॉर्मेट्रीज बनवाई, दिल्ली में हमने डॉर्मेट्रीज बनवाई, जिसके अंदर उसके अंदर अलमारियाँ रखी कि हर अलमारी में 2 खाने हैं, अलग चाबी, अपना सामान रखिए, चाबी रख लीजिए, एक आपके सामने बड़ा बेड, एक बेड पड़ा हुआ है, सामान आपका उसमें, बाथरूम है, आप जाइए सामान रखिए, बाथरूम है उसमें लेटिए, आपका वो रखिए। तो ये ख्याल रखना ज़रूरी है, ये तो कॉमन कर्टसी है। कोई ये आजकल के नेताओं में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सब आप जान रहे हैं कि राजनीति भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुकी है। अच्छा, हमारे साथ एक घटना मैं अपने जीवन से ही जुड़ी बता रहा हूँ। मैं एमटेक में एडमिशन के लिए गया था, बाबू बनारसी दास में एमटेक मैंने किया। तो वहाँ एडमिशन के लिए वहाँ डोनेशन पड़ती थी। उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, ये लगभग 2012 की बात है। तो जब मैं वहाँ आपके वहाँ गया, गौतम पल्ली में आपका वहाँ से स्थान है, वहीं पे मैं गया था। मेरे साथ में एक और हमारे बड़े भाई थे, वो भी गए थे। तो वहाँ आपने आपके सामने रखी थी वो, आपने मुझसे कहा कि भाई देखिए, डोनेशन जो होता है वो ऐसे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी होती हैं, उनके लिए कमाई का जरिया होता है, क्योंकि सरकार तो उनको उस तरीके से कुछ पैसा देती नहीं, इतना पैसा लगा देती। मैं वहाँ देख रहा था कि आपके सामने एक पेपर रखा हुआ था और उस पेपर पे लिखा हुआ था मैंगो डिस्ट्रीब्यूशन करके। उसमें गांधी परिवार के सदस्यों के नाम थे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनके नाम थे। क्या आज भी आप उनको आम भेजते हैं? नहीं, मेरा आम की फसल में चूँकि हमारे बाग हैं तो आम हमेशा भेजा करते थे, और उसमें वो नहीं थे, उसमें खुशवंत सिंह भी थे, शरद पवार, सबको भेजते थे जी। लेकिन अब से जब से मैं बीजेपी में आया हूँ तब से मैंने नहीं भेजे। तब से आपने भेजा? जी, उसकी वजह आगे बहुत सी खाने की चीज़ें जाती थी, अब इस वजह से नहीं भेजी कि पता नहीं क्या बात हो जाए, कुछ हो जाए कि नहीं साहब ये तो वहाँ से आया था, इसमें ये था, तो इस वजह से जब से मैंने पार्टी छोड़ी तब से नहीं भेजा, वरना बहुत रेगुलरली सब चीज़ें जाती थी। और इंदिरा जी हमारे यहाँ कई मरतबा खाने पे आई, हमारे उस आपको उस घर में जिसमें जहाँ आप गए थे उसके अंदर 5 प्राइम मिनिस्टर खाना खा चुके थे। उसमें इंदिरा जी, उसके अंदर अटल जी, उसके अंदर चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और आपके गुजराल साहब, और हाँ चौधरी चरण सिंह, और एक और 7 लोग, एक और मुझे नहीं याद आ रहा है, ये लोग खाना उसके अंदर, हाँ पीवी नरसिम्हा राव। तो ये है कि सब आदमी को अपने साथ दूसरों का भी, हमने कभी देखिए जिस वक्त हम
इतने दिन मिनिस्टर रहे और मेरे पास 18 पोर्टफोलियो रहे और मैं मतलब ये बात पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो होता है वो अगर चीफ मिनिस्टर हाउस में नहीं है तो वो पूरा वही संभालता है। और अगर 18 मेरे पास पोर्टफोलियो हैं तो 18 लोग 18 डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ मेरे साथ चलेंगी। जी जी। आजकल लोगों के पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन अपनी ऐसी ही गाड़ी खाली गाड़ियाँ चलती भी है, चल रही हैं। हमने कभी ये नहीं किया कि हमारे पीछे गाड़ियाँ बहुत सी लगे, जिनका काम हो वो आए। और जब हम यहाँ कभी हमने सायरन नहीं बजाया इसमें महमूदाबाद में, और जब बॉर्डर पे ये रेलवे क्रॉसिंग पे आते थे तो हम लाल बत्ती बुझा देते थे, इसको ऑफ कर दो ये नहीं चलेगी, क्योंकि अपने घर ही में जा रहे हैं बड़े शान हाँ, से। जी, जी। तो कभी हम डाक बंगले में नहीं ठहरे, इतने डाक बंगले हैं हमारे। लोग आज हम देखते हैं अपने घर जाते हैं तो घर पे नहीं रुकते, डाक बंगले में रुकते। माननीय मंत्री लोग, माननीय मंत्री छोड़ दिए विधायक लोग जो अब डाक बंगले में रुके हुए हैं क्योंकि वहाँ का स्टाफ और सब सेवा कर रहा है, घर में नहीं रुकते। तो अपने आज मैं 1974 से 26 साल हुए और 26 और 2 48 साल, समझिए 50 साल का 52 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, बल्कि 54 साल। जैसे मैं पहले रहता था वैसे ही आज रहता हूँ। कोई ये नहीं बता सकता कि साहब उस ज़माने में ये इतनी वो थी, क्या क्या वो थी, और आज जैसे सादे तरीके से रहते थे। उस ज़माने में भी हमारे कपड़े जो थे महमूदाबाद में सिलते थे, कपड़े महमूदाबाद में धुलते थे, बाल हमारे महमूदाबाद में कटते थे, जूता महमूदाबाद का होता था। आज भी वही है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, आपका समय बहुत कीमती है। 2 सवाल हैं और ये अभी ये जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, और उसके बाद एक आखिरी सवाल करके मैं इस कार्यक्रम जो सम्मुख है उसको हम समाप्त करेंगे। मेरा पहला सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं और आपके जो पुत्र हैं वो बहुजन समाज पार्टी में हैं। क्या इसका नुकसान आपको हो या फिर आपके पुत्र श्री मीसम कुमार रिजवी जी उनको, क्या इसका नुकसान नहीं होता? क्योंकि होता क्या है, जैसे हम कार्यकर्ता हैं या पब्लिक ये थोड़ा दिमाग लगाती है कि बताइए वो बीजेपी में है, वो बहुजन समाज पार्टी में है, ये कुछ समझ नहीं आता कॉम्बिनेशन में। आप सही कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि 2007 में जब मीसम, अच्छा एक चीज़ में मैं ये भी जोड़ूंगा, फिर मैं चाहूँगा कि आप जवाब दें। आप तो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गए, आप अपने बेटे को बीजेपी में कब ला रहे हैं? नहीं देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं कांग्रेस में था 2007 में, तो मीसम उस वक्त बीएसपी के टिकट पे चुनाव लड़े थे नरेंद्र से। जी जी। उसके बाद अब की फिर वो बीएसपी के टिकट पे लड़े, उनको बीएसपी से है दिलचस्पी। आज मतलब ये कि इंडिपेंडेंट इंडिया में ये कि लड़का क्या है, अब इनकी राजीव गांधी की फैमिली देख लीजिए कि जी। आप सब लीजिए, और मिसेस पंडित जो थी जवाहरलाल जी की बहन लक्ष्मी पंडित, वो स्वतंत्र पार्टी उस जमाने में जो चली थी उसमें चली। राजगोपाल। अब ये है कि आजकल लड़का किस, आप बाहर जाइए तो एक लड़का हिंदू है, एक लड़का बुद्धिस्ट है, एक मुसलमान है, 3 घर में 3 ही लोग रह रहे हैं। इसी तरह से कोई कंजर्वेटिव में है, कोई पाल लेबर। अब इनका जो है कि ये बीएसपी से संतुष्ट है तो अपने बीएसपी में रहें। लेकिन डॉक्टर साहब इसका नुकसान भी तो होता होगा। अब नुकसान फायदा तो देखिए उन्होंने किया है। अब वो ये भी उस ज़माने में मुझसे मायावती जी कह रही थी आप समाजवादी में उसमें आ जाइए, बहुजन समाज में आ जाइए। मैंने कहा मायावती जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी। और वो लोग चाहे जो कुछ कहें लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट महिला है वो। तो हमने कहा हम नहीं छोड़ सकते पार्टी उस वक्त। तो ये है, तो आज आप जब आदमी एडल्ट हो गया तो किसी को कम नुकसान फ़ायदा तो होता ही रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि वो, क्या आपके इसमें विचार में कभी ये आया कि मैं एक ऑटोबायोग्राफी लिखूं? मेरी ऑटोबायोग्राफी पूरी हो गई है। हो गई है? हाँ, मैंने लिख डाली है। जी। और जो बहुत सी घटनाएं आपको बताई सब उसमें हैं। जी। और बहुत सी ऐसी कब तक हम उम्मीद करें कि वो
अब मैं उसका फाइनल रीडिंग हो रही है अभी। पिछले संडे को मैं बैठा था जी तो उसमें 65 चैप्टर हैं, 65। तो मैं 31 तक के पहुंचा हूँ उसमें। 31 मतलब सब हो गया है। वो जो है वो कंप्यूटर के ऊपर सुनाता जाता है और जहाँ पे होता है वो कुछ करेक्ट करते जाते हैं। तो मेरा ख्याल 1 महीना भर में वो हो जाएगा। देन उसमें तीनों ज़बानों में निकलेगी वो, अंग्रेज़ी में भी होगी, हिंदी में होगी, उर्दू में होगी, और तीनों साथ निकलेगी। ये नहीं होगा कि अलग अलग निकालें। तो उसमें ये मैं बहुत से जो कुछ आप पूछना चाहते हैं बहुत हाँ, डिटेल से सब कुछ सब कुछ होगा मिल जाएगा, अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ होगा। सब कुछ मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, अभी निकाय चुनाव संपन्न हुआ, उत्तर प्रदेश का जो निकाय चुनाव संपन्न हुआ, और उसके 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ। कुछ लोगों का ऐसा पार्टी में है और समाज में भी ऐसा मानना है कि जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर के भूमिका उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर साहब ने निभाई, और उसके चलते ही बीजेपी का कैंडिडेट इतने सालों के बाद महमूदाबाद में जीत पाया, उसमें आपकी बहुत बड़ा रोल था, ऐसा समाज में चर्चा है। पार्टी में भी लोग बताते हैं कि डॉक्टर साहब की वजह से ही ये चुनाव जो बीजेपी की सीट निकल पाई। लेकिन निकाय चुनाव में मतलब ये शिकायत रही लोगों की कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब को वो करना चाहिए था, निकलना चाहिए था लोगों के बीच में, उस तरीके से आपने नहीं किया। देखिए, निकाय चुनाव की बात ये है, जब तक के चुनाव न हो जी तब तक के हम आज़ाद हैं, हम कन्विंसिंग करते हैं। जब चुनाव का डिक्लेयर कैंडिडेट नहीं हुआ था तो जिसने भी मीटिंग की बीजेपी वर्कर ने, चाहे सुरेश ने की हो, चाहे अतुल ने की हो, चाहे किसी और ने की, सब में मैं गया, लोगों से बातचीत की। कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद कैंडिडेट का फ़र्ज़ ये होता है कि वो बात करे, मीटिंग करे, पूछे कि भाई किस तरह से क्या होना चाहिए। ये ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ मैं कि मुझसे एक मर्तबा भी जो कैंडिडेट यहाँ बीजेपी का था उसने ये नहीं कहा कि अम्मा रिजवी साहब क्या होना चाहिए। जी जी एक फ़ोन नहीं किया मुझे, मैंने ही फ़ोन किया कि भाई बहुत बहुत मुबारक हो, मैंने मुबारकबाद दी, लेकिन उस पर भी ये नहीं कहा कि आइए बैठिए हम लोग बात कर लें। अपनी तरफ से मैं गया, जहाँ पर यहाँ महमूदाबाद में कई जगह गया, यहाँ पे आपके जो वर्मा लोग हैं स्टेशन इसके अस्पताल के पास, यहाँ गया, इधर ठठेरी बाज़ार गया, गांव में गया, फिर फतेहपुर में उसने कई बार बुलाया, उरूज ने, वहाँ गया, बिस्वा गया, खैराबाद में मुझे बुलाया था उसने, पंडित वो जो है जो जीता है गुप्ता, उसकी बीवी जीती है, कौन? खैराबाद क्या जो है जो जलील से चुनाव था वहाँ, नेहा, उसने बुलाया, वहाँ सारे मुसलमानों को मैंने जमा किया। वहाँ पर बुनेंद्र अवस्थी ने कितनी बार फ़ोन किया। जहाँ जहाँ लखनऊ में मैं मुस्तकिल काम करता रहा, तो जहाँ जहाँ जिसने बुलाया मैं गया। अगर यहाँ मुझसे कहते कि आप आइए, ये देखिए, कम से कम आप अपना, वो तो इतना तो कह सकते थे कि आप संगत खिलाफ जो है आपका वार्ड है उसको देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कहते और हमारे वार्ड वाले एक वार्ड को भी हम ना कर सकते, वार्ड में भी वो हारे हैं हमारे वार्ड जो है। तो जब हमसे पूछेंगे नहीं, आप बात ही नहीं करेंगे, अच्छा हम ऐसे जाने लगे, तो कल वो कहेंगे साहब वो हमारी विरोध में जा रहे थे, हमने तो कहा नहीं था। कैंडिडेट जब डिक्लेयर हो गया तो कैंडिडेट की जिम्मेदारी है काम देना। कैंडिडेट जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ है तब तक कि हम फ्री है। जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ था हम हर मीटिंग में गए, जब डिक्लेयर हो गया तब फिर जाने का सवाल नहीं पैदा होता है जब तक कैंडिडेट ना हो। समझे? ये है। डॉक्टर साहब, आप शायर भी हैं, शायरी भी करते हैं? नहीं, मैं शायर नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का जो समापन आप करें, इस शेर से करें या किसी कविता के माध्यम से करें। हम देखिए, शेर आपको सुना दें? जी जी शेर सुनेंगे। अच्छा, एक शेर सुना दे रहे हैं। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में जी, हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चराग जलाओगे रोशनी के लिए। वाह, बहुत अच्छा। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमारे इस खास कार्यक्रम सम्मुख में आपने समय निकाला, बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे आप स्वस्थ रहें, आनंद रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी।